तो हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल बढ़िया ही होंगे बिल्कुल। तो सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग सीरीज चल रही है हमारी। तो इस प्रोग्रामिंग सीरीज का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने उसमें बेसिकली प्रोग्रामिंग के बेसिक्स डिस्कस किए थे। प्रोग्रामिंग में जब आप कोडिंग करते हैं उसमें क्या क्या ज़रूरी होता है, कितने टाइप की स्टाइलिंग होती है, आप कितने स्टाइल से कोड लिख सकते हो, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब उसमें फर्दर आगे चलते हुए हमको अब ये डिस्कस करना है कि हमने ये सोच लिया कि हमें प्रोग्रामिंग करनी है, लेकिन किसी चीज़ के लिए प्रोग्रामिंग करनी है। तो उस चीज़ को प्रोग्राम करने के लिए आप कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हो। तो ये तो है नहीं कि आपको कोई एक प्रोजेक्ट मिला, आप डायरेक्टली उसका कोड बनाने लग जाओगे। उससे पहले आपको बहुत सारी अपनी टीम से डिस्कशंस वगैरह करने होंगे, आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे कैसे क्या करूँ। तो बस उन्हीं स्टेप्स को करने के लिए हमारे पास होता है एल्गोरिथम्स होते हैं, स्यूडो कोड्स होते हैं, फ्लो चार्ट्स होते हैं। ये सारे ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो प्रोग्राम को बेसिकली अंडरस्टैंड करने में या किसी भी कोडर को प्रोग्राम को अच्छा करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो बेसिकली हम पहले स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम क्या होते हैं। तो मान लो मेरे को कोई भी एक ऐसा काम दिया जाए, मान लो मेरे को सब्जी बनानी है। कोई सब्जी बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं अपनी सब्जियां काटूंगा और उनको धोऊंगा। उसके बाद वो क्या कहते हैं, कढ़ाई में तेल डालूंगा। उसके बाद मेरे को जो स्पाइसेस डालनी है वो डालूंगा। उसके बाद मैं जो भी सब्जी बनानी है वो सब्जी डालूंगा, उसको थोड़ी देर के लिए कुक करूंगा और अपनी सब्जी रेडी हो जाएगी। तो आप अगर ध्यान से देखो इसमें बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूडेड हैं। जैसे स्टेप 1 था वेजिटेबल्स को धो और उनको काटो। फिर स्टेप 2 ये हो सकता है कि आपने कढ़ाई को गैस पे चढ़ाया और उसमें तेल रख दिया गर्म करने के लिए। स्टेप 3 क्या हुआ, आपके जितने भी रिक्वायर्ड मसाले वगैरह थे, जिंजर गार्लिक पेस्ट आपको जो डालना था आपने वो डाल दिया। स्टेप 4 आपको जो भी सब्जी आपने काटी थी वो डाल दी। स्टेप 5 आप जो भी सब्जी है उसको गैस पे रख के 5 से 10 मिनट आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसको कुक करो। उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब रेडी हो जाएगा आपका डिश। तो यही कोडिंग में होता है कि आपको जो भी प्रोजेक्ट मिला है उसको स्टेप्स में तोड़ो। स्टेप्स में तोड़ने से क्या है, मेरे को क्लैरिटी रहेगी कि मेरे को किस स्टेप पे क्या क्या चीज़ें करनी है। अगर मेरे को क्लैरिटी ही नहीं है, अगर मान लो मेरे को क्लैरिटी नहीं है कि मेरे को किस स्टेप पे क्या करना है, अगर मान लो मैंने सब्जी धोने से पहले ही तेल चढ़ा दिया, वो गर्म हुआ जा रहा है, वो पूरे जगह पे धुआं धुआं कर दिया है, तो वो एक एम्बिग्यूटी से क्रिएट कर देगा आपके प्रोग्राम में। तो इसलिए हम एल्गोरिथम को जब भी लिखते हैं हम स्टेप वाइज लिखते हैं, जो स्टेप हम असल कोड में या असल ज़िंदगी में उतार के उसको करेंगे। तो वही एल्गोरिथम जो है मोर इंग्लिश रिटर्न होता है, मतलब इसमें हम ज़्यादा कोडिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, मोर इंग्लिश रिटर्न होता है। बेसिकली आप इंग्लिश टाइप से लिखते हो कि आपको क्या क्या करना है। जैसे मैंने बोला कि अभी स्टेप 1 हम स्टार्ट करेंगे, स्टेप 2 क्या होगा हमारा, हम वेजिटेबल्स कट करेंगे। स्टेप 3 इसी प्रकार से होगा, हमने क्या कहते हैं जो पैन था उसको गैस पे चढ़ा दिया एंड ऑयल एडेड। द 4th स्टेप, उसके बाद पुट ऑल द वेजिटेबल पुट ऑल द नेसेसरी स्पाइसेस। 5th हो सकता है पुट ऑल द वेजिटेबल्स। 6th कुक फॉर एज मच एज लॉन्ग एज यू वांट। स्टेप 7 एंड, यानी कि आपका खाना बन गया। इसी टाइप का जो एल्गोरिथम है हम किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे अगर मान लो मैं एक एग्जांपल ही लूँ, तो मान लो मेरे को 2 नंबर ऐड करने, सबसे सिंपल जो हो सकता है, सबसे पहला एल्गोरिथम मेरे को जो कंस्ट्रक्ट करना है वो मेरे को ऐड 2 नंबर्स। मैं ये बता दूं कि ये जो मैं एल्गोरिथम लिख रहा हूँ वो किसी भी लैंग्वेज के लिए लागू है। क्यों? क्योंकि हम मोर ऑन द इंग्लिश साइड लिखते हैं, किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को कंसिडर करते हुए नहीं लिखते हैं। तो ये स्टेप्स कैसे होंगे, हमेशा जो स्टेप 1 होता है हमेशा उसको हम स्टार्ट लिखते हैं। बेसिकली हम ये कहते हैं कि हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चालू कर रहे हैं। स्टेप 2, अब देखो मेरे को 2 नंबर ऐड करना है, तो उसके लिए मेरे को क्या क्या चाहिए होगा, मेरे को 2 नंबर चाहिए होंगे। जैसे मान लो मेरे को 5 और 7 ऐड करना है, तो मेरे को वो 2 नंबर चाहिए होंगे, इसका एडिशन एक और नंबर आएगा। ठीक, डिक्लेयर 2 नंबर्स, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो आपको 2 नंबर डिक्लेयर करने हैं। मान लो मेरे को N1 और N2 डिक्लेयर कर दिया। और फिर मैंने क्या किया, स्टेप 3, हो सकता है कि मैं यूजर से भी रीड कर सकूं वैल्यूज, या हो सकता है मैंने खुद अपने आप वैल्यूज दी, तो मैं इनको लिख सकता हूँ इनपुट वैल्यूज ऑफ N1 एंड N2। और स्टेप 4 के लिख सकता हूँ ऐड बोथ नंबर एंड स्टोर इन अ थर्ड नंबर।
तो बेसिकली मैं यहाँ पे 2 की जगह नहीं मैं 3 नंबर्स कर देता हूँ, और ये तीसरा जो है वो मेरा सम है। थर्ड नंबर जो कि है मेरा सम। अब स्टेप 5 हो सकता है आप यहाँ पे एंड कर दो, या स्टेप 5 ये भी हो सकता है कि आप डिस्प्ले कर दो सम को, और फिर जब आप स्टेप 6 पे आओगे तब आप एंड कर दो। तो बेसिकली क्या मैंने एक सीरीज बना ली कि सबसे पहले मेरे को 2 नंबर्स डिक्लेयर करने हैं, उसके बाद मेरे को अपनी वैल्यूज इनपुट करानी है, उसके बाद दोनों को ऐड करना है और 30 नंबर में स्टोर कर देना है, फिर 5वें में डिस्प्ले कर देना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इनमें से कोई भी स्टेप ऊपर नीचे कर दूँ तो ये जो मैं प्रोग्राम बनाऊंगा उसमें एम्बिग्यूटी सी आ जाए। मान लो मैंने स्टेप 2 को स्टेप 3 की जगह कर दिया, स्टेप 3 को स्टेप 2 की जगह कर दिया, यानी कि मैंने किया स्टार्ट इनपुट वैल्यूज n1 n2, लेकिन उससे पहले मैंने n1 n2 को तो डिक्लेयर ही नहीं किया था। अगर आप थोड़ा सा भी फेमिलियर हो किसी भी प्रोग्राम सी से या C++ से, अगर आप थोड़ा सा भी फेमिलियर हो तो हमेशा किसी भी चीज़ को इनिशियलाइज करने से पहले उस नंबर को या उस भी जो भी वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर आप डिक्लेयर नहीं करोगे तो कंपाइलर वो समझेगा ही नहीं कि आपने ये नंबर किसको असाइन करना है। ठीक है, ये हुआ किसी भी एक सिंपल टाइप का एल्गोरिदम जो है ऐड करना। अब एक एल्गोरिदम हम और डिस्कस करेंगे जो कि है, मान लो मेरे को इवन और ऑड नंबर फाइंड करना है। तो इवन और ऑड के लिए क्या होगा, मेरे को एक नंबर चाहिए होगा, नंबर के बाद मैं क्या करूँगा, इस नंबर को 2 से डिवाइड मारूंगा। अगर 2 से डिवाइड मारने के बाद मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मैं कहूँगा कि ये इवन नंबर है, और एल्स नहीं कहूँगा ये एक ऑड नंबर है। तो उसके लिए भी स्टेप्स वही सेम रहेंगे। स्टेप 1 करूँगा जिसको मैं स्टार्ट नाम दूंगा, स्टेप 2 वही डिक्लेयर n1, स्टेप 3 इनपुट n1 यानी कि n1 की वैल्यू इनपुट करी, स्टेप 4 में हाँ इनपुट n1, स्टेप 4 में क्या करूँगा, डिवाइड n1 बाय 2 एंड चेक फॉर रिमाइंडर। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्टेप 5 में क्या मैं रिमाइंडर पे चेक करूँगा। देखो रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो वो इवन नंबर है, रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो वो ऑड नंबर है। इफ रिमाइंडर इज 0 तो मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले कर दूंगा इवन। इसको आप ऐसे लिखने की बजाय आप ऐसे लिख सकते हो, ये पूरा स्टेप एक अलग कर सकते हो। स्टेप मान लो मैंने कर दिया 7, मैंने यहाँ पे लिया 6। अब मान लो ये मेरा रिमाइंडर 0 हो गया तो मैंने नेक्स्ट स्टेप पे लिख दिया गो टू स्टेप 7। यहाँ स्टेप 7 में क्या था, डिस्प्ले इवन नंबर। ठीक है, मैं स्टेप 8 में जाऊं तो मैं क्या कर चेक करूंगा, इफ रिमाइंडर इज 1, फिर से मैं ये सारे स्टेप्स को इंक्लूड करूंगा। अब यहाँ पे इस समय मैं ऑड नंबर प्रिंट करूंगा। तो ये बेसिकली एक टाइप का स्टेप्स हुआ है कि मेरे को क्या क्या चेक करना पड़ेगा उस समय, क्या कहते हैं, अपना प्रोग्राम को रन आउट करने पड़ेगा। अब मैं एक जो दूसरा टाइप का कोड था जो हमने पढ़ा था, स्यूडो कोड क्या होता है। अब स्यूडो कोड जो बेसिकली होता है वो मोर ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। कि मान लो मैंने ये जितने भी स्टेप्स लिखे हैं मैंने मोर ऑन द साइड इंग्लिश मतलब मोर इंग्लिश को एडहेर करते हुए लिखे हैं। लेकिन जो स्यूडो कोड होता है, स्यूडो कोड में हम ज़्यादा इंग्लिश यूज़ नहीं करते। हम जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसमें जो भी चीज़ें हम कोड करते समय यूज़ करेंगे वो हम इसके कोड में लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं एडिशन का एग्जांपल, ये दोनों एग्जांपल करके मैं एक स्यूडो कोड डिस्कस करूँगा। वही सबसे पहला स्टेप हमारा होता है स्टार्ट। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं हो सकता है यहाँ पे मैंने डिक्लेयर करा है तो मैं स्यूडो कोड में क्या कर दूंगा, यहाँ पे ये n1 n2 n3 तो मैं यहाँ लिख दूंगा डिक्लेयर। तो जो मेरा प्रोग्रामर था वो समझ जाएगा कि मेरे को ये लाइन लिखनी है, क्योंकि अगर C या C++ या फिर जावा या किसी भी टाइप की अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो तो किसी भी एक इंटीजर को डिक्लेयर करने का ऐसा ही तरीका होता है। उसके बाद मैं क्या लिखा है, इनपुट वैल्यूज। तो हो सकता है मैं ये इसको ऐसे ही लिखे रहने दूं तो भी चलेगा, या फिर मैं इसको ऐसे करता हूँ Cin n1 n2। Cin क्या होता है, एक फंक्शन होता है C++ में जहाँ पे आप नंबर्स को एंटर करवा सकते हो। अभी आपको ये पढ़ने की जरूरत है, बस ये देखने की जरूरत है कि हाँ मैं इसको जो मेरी लैंग्वेज है जो मैं पढ़ रहा हूँ उसकी मदद से भी मैं स्यूडो कोड लिख सकता हूँ। उसके बाद है ऐड बोथ नंबर्स, यानी कि दोनों नंबर को ऐड करना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, n1 प्लस n2। ऐसे मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखूँ। एंड स्टोर इन थर्ड नंबर, स्टोर नंबर क्या था, सम n1 इज इक्वल्स टू n2। मेरे को
सम, या फिर मैं अगर सी लिखूं तो यहाँ पे लिख सकता हूँ printf सम, या फिर अगर मैं जावा लिखूं तो लिख सकता हूँ system.out.println सम। तो अगर अभी आप ध्यान से देखो कि जो मेरे स्यूडो कोड्स मैंने लिखे हैं वो इंग्लिश को बिल्कुल भी ऐड नहीं करिए। देखो मैंने ये यहाँ पे एक फंक्शन लिख दिया, ये मैं डायरेक्ट ऐड करके बता रहा हूँ, मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। तो ये एग्जांपल्स होते हैं स्यूडो कोड्स के। अब देखो जैसे ये इवन नोट का एग्जांपल है, इसका मेरे को स्यूडो कोड बनाना है तो वही स्टार्ट सेम रहेगा। डिक्लेयर करना है n1, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीजर n1। इनपुट कराना है n1 तो मैं क्या लिखूंगा सी इन n1, ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ करना है डिवाइड n1 बाई 2, यानी कि n1 मॉडुलस 2। ये मॉडुलस का साइन हमेशा हमको क्या कहते हैं रिमाइंडर देता है किसी भी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं। तो मान लो मैंने इसको स्टोर कर दिया r में, तो अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ इफ r इक्वल टू 0, मैंने लिख दिया इफ r इक्वल टू 0, तो मैंने लिख दिया प्रिंट कर देना इवन, एल्स में जाके लिख दूं या प्रिंट कर देना ऑड। मैं ऐसी लैंग्वेज में भी लिख सकता हूं। तो जब हम इंग्लिश को अडहेर ना करते हुए अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अडहेर करते हुए किसी भी चीज का एल्गोरिथम लिखते हैं तो हम उसको स्यूडो कोड टर्म करते हैं। तो हमने एल्गोरिथम और स्यूडो कोड पढ़ लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारी कैटेगरी में वो है फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट बेसिकली हमको ये दिखाता है कि हमारा डेटा किसी भी प्रोग्राम में कैसे फ्लो कर रहा है, कि वो जब किसी एक पर्टिकुलर कंट्रोल पे आ जाएगा तो उसके बाद वो कहाँ जाएगा, उस पर क्या प्रोसेस फॉलो की जाएगी। तो किसी भी डायग्राम को बनाने से पहले हमको कुछ ये क्या कहते हैं डायग्रामेटिक स्कीम याद करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोसेस के लिए, कंडीशन के लिए, स्टार्ट स्टॉप के लिए, इनपुट के लिए अलग अलग टाइप के बॉक्सेस होते हैं या अलग टाइप के डायग्राम होते हैं। तो मान लो जब मेरे को स्टार्ट या स्टॉप करना है तो मैं ऐसा स्फीयर बनाऊंगा, तो मैं इसके अंदर स्टार्ट या स्टॉप लिख सकता हूँ। अगर मान लो मेरे को यूजर से इनपुट कराना है तो मैं हमेशा ये स्लैंटेड रोम, यानी कि ये रोम्बस, स्लैंटेड रेक्टेंगल या रोम्बस बोल सकते हो, तो यहाँ से मैं हमेशा इनपुट या आउटपुट ये लिखूंगा। जब भी मेरे को इनपुट आउटपुट यूज करना है तो मैं हमेशा रोम्बस यूज करूंगा। अब मेरे को किसी एक प्रोसेस को दिखाना है, प्रोसेस इन द सेंस अगर हो सकता है मैं कुछ डिवाइड कर रहा हूँ या कुछ सम कर रहा हूँ तो उस चीज को मैं प्रोसेस में दिखाऊंगा। उसके बाद अगर मेरे को कंडीशन लगानी है, कंडीशन का मतलब क्या है, इफ की कंडीशन ऐसे कि अगर ये है तो ये होना चाहिए, अगर वो है तो वो होना चाहिए। तो यहाँ ये यूज होता है कंडीशंस के लिए। ये बेसिकली 4 प्रकार के जो स्कीमेटिक डायग्राम जो हमको याद होने चाहिए, जिससे हम फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। तो हम वही जो हमारे एडिशन का जो हमारा एग्जाम था हम उसी का एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले मेरे को स्टार्ट करना होता है। मैंने यहाँ पे अपना डायग्राम बनाया और मैंने यहाँ लिख दिया स्टार्ट। उसका जो नेक्स्ट था हमने क्या किया था, हमने इनपुट कराया था। और हमेशा ध्यान रखना किन्हीं भी दो ये स्कीमेटिक डायग्राम्स को ड्रॉ ज्वाइन करने के लिए हम हमेशा ये स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं, ठीक। तो उधर हमने जो दूसरा स्टेप था वो था हमको नंबर्स को डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करना है इन द सेंस कि हमको उनको इनपुट भी लेना है। तो आप जब फ्लो चार्ट बनाते हो आपको जरूरी नहीं है कि आप डिक्लेरेशन भी दिखाओ, आप सीधा इनपुट भी ले सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डेटा का फ्लो दिखा रहे हैं। जब एल्गोरिथम लिखते हो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका कोडर है वो उसको अवेयर होना चाहिए कि आप क्या क्या चीजें डिक्लेयर करवा रहे हो, क्या क्या चीज बाद में यूज होनी है। जो आप इनपुट लोगे तो इनपुट के लिए हम ये स्लैंटेड रोम्बस या रेक्टेंगल लेंगे। तो इसमें क्या कराएंगे, इनपुट n1 n2 हो गया, ठीक। अब मैंने क्या किया था, हमें दोनों को प्लस करना था और उसके बाद हमने उसको डिस्प्ले करना था। तो ये प्लस करना बेसिकली एक प्रोसेस हुई। तो प्रोसेस को हम हमेशा एक रेक्टेंगल में डिपिक्ट करते हैं। तो यानी कि मैं लिख दूंगा सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2। ये हो गई मेरी प्रोसेस। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले को भी हम क्या कहते हैं प्रोसेस में कंसीडर कर सकते हैं। मैंने फिर से वही लगाया डिस्प्ले वाला, ये रोम्बस नहीं है, ये रेक्टेंगल ही है। हमने वो लगाया डिस्प्ले, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्प्ले सम। उसके बाद क्या है, मेरे को ये खत्म हो गया। अब मेरे को यहाँ पे एंड करना है।
तो मैं यहाँ लिख दूंगा स्टॉप। तो ये हो गया मेरा पूरा एक फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट में देखो पहले N1 और N2 यहाँ गए, फिर वो वहाँ से नीचे आए सम में दोनों का प्लस हो गया, तो यहाँ पे सम आया, सम फिर वो डिस्प्ले हो गया। तो ये फ्लो चार्ट था किसी भी दो नंबर को ऐड करने का। अब जो नेक्स्ट है वो है जो हमने पढ़ा था वो था इवन और ऑड। बेसिकली इवन और ऑड में क्या है, वही मेरे को स्टार्ट करना है, दो नंबर किसी भी एक नंबर को इनपुट लेना है, उसके बाद फिर उस पर प्रोसेस करना है। तो मैं वही सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद मेरे को इनपुट लेना है, तो ये रोम्बस ले लिया, तो मैंने इनपुट N1 मान लो, मैंने अपना जो वो था मैंने उसको N1 मान लिया। अब उसमें मेरे को प्रोसेस करना था, तो मैं ध्यान रखना हमेशा कि हम इसको क्या कहते हैं, हम रेगुलर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हम उसमें भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा R इज इक्वल टू N1 मॉडुलस 2। तो बेसिकली मेरे को N1 से 2 को डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वो मेरे को R में स्टोर करना है। अब यहाँ से देखना, अब मेरे को कंडीशन लगानी है, क्यों? क्योंकि अगर R की वैल्यू 0 रहेगी तो वो इवन नंबर है, R की वैल्यू 1 है तो वो ऑड नंबर है। अब मैंने कंडीशन के लिए क्या बताया था, ये मैंने कंडीशन लिखी R इक्वल टू 0। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को डिस्प्ले कराना है इवन नंबर। अगर R की वैल्यू कुछ भी है यहाँ, क्योंकि R की वैल्यू कुछ भी आए हाँ, तो हमने अब R की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करी। अब मेरे को R की वैल्यू चेक करनी है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, कंडीशन लगा दूंगा R इक्वल टू 0। अगर R इक्वल टू 0 है यानी कि येस है, तो मैं क्या करूँगा, प्रोसेस लगाई और मैंने डिस्प्ले कराना है इवन। अगर नो आता है उसका आंसर, तो मेरे को डिस्प्ले कराना है ऑड। सिंपल सी बात। उसके बाद सीधे जब ये खत्म हो जाएगा तो ये दोनों प्रोसेस खत्म हो जाएंगे, ये सीधे आके एंड हो जाएंगी। तो फ्लो चार्ट में हमने कैसे बनाया, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, हमने इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद हमने उसको 2 से डिवाइड करना है, उसके बाद जो भी रिमाइंडर है हमने R में स्टोर किया, फिर हमने R की वैल्यू चेक की। अगर R की वैल्यू 0 है, अगर 0 है, येस है तो इवन डिस्प्ले करेगी, नो है तो ऑड डिस्प्ले करेगी। तो यही आज का लेक्चर था जहाँ पे हमने एल्गोरिथम्स, यूट्यूब कोर्स और फ्लो चार्ट्स के बारे में पढ़ा था। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको कोई भी ऐसा फ्लो चार्ट लगता है जिसमें समझ नहीं आ रही, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताओ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, या फिर आप हमको डायरेक्ट भी DM कर सकते हो @-_classes पे। आप मेरे को डायरेक्ट DM कर लो शेट्टी से, ठीक है। तो चलो बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और मैं एक और बात बता दूं कि हमारा जो शेड्यूल है हफ्ते में 3 दिन रहेगा। हम मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे अपनी वीडियोस अपलोड करेंगे रोज 4 बजे। रोज नहीं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 4 बजे, ठीक है। ओके, बाय।